हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर। और आज जो है हम फिर आपके सामने जो है उपस्थित हैं पार्ट 7 लेकर, जो पूरे साल का जो करंट अफेयर्स है, जो हम 1200 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका जो पार्ट 7 है वो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। और धन्यवाद देते हैं आप सब लोगों का कि जैसा सपोर्ट आपका मिल रहा है वीडियो को लेकर। जो ये सीरीज चल रही है, पूरे वर्ष का जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, उसे लेकर जो आपका सपोर्ट मिला है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। और मेरी मतलब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप डेली के मतलब डेली जो है क्लास को अच्छे से एक्सेस करते रहें। और जब एक बार क्लास हो जाए उसके बाद जो है जो उनकी पीडीएफ है उनका रिवीजन करते रहें। और जैसे मैं क्लास पढ़ाता हूँ तो साथ साथ में जो नोटिंग का सिस्टम होता है, जैसे मैं लिखवाता हूँ तो आप नोट भी कर सकते हैं, कॉपी पेन लेके बैठे हैं आप साथ। और पीडीएफ जो है 3 लेक्चरों की पहले मिल चुकी हैं, और उसके बाद के भी थोड़ा स्टाफ की प्रॉब्लम है, तो वो पीडीएफ भी आपको जल्दी उपलब्ध करा दी जाएंगी बाकी लेक्चर्स की। तो इतने आप जो है जो लेक्चर्स होते हैं उन्हें अच्छे से सुने, और जो लिखने का वर्क है कॉपी पेंसिल लेके बैठे और साथ में लिखते रहे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यही टाइम अपने आप को एसर्ट करने का है, क्योंकि इस समय जो है जब सब लोग जो है इस मतलब आपदा जो है ये उसमें फंसे हुए हैं, या सब लोगों के अंदर निराशा जो है ज़्यादातर लोगों के अंदर है भरी हुई है, तो ऐसे में आपको अपनी एनर्जी को जो है समझना है और अपने आप को एसर्ट करना है। क्योंकि दोस्तों और जैसे मतलब हथौड़ा जो होता है दोस्तों, अगर हथौड़ा जो है शीशे पे हम मारते हैं तो शीशा टूट कर बिखर जाता है, लेकिन वही हथौड़ा हम जो है अगर लोहे पे मारते हैं तो लोहे को फौलाद बना देता है। ठीक है, तो हमें यही सोचना है कि हथौड़ों की चोट शीशे को तोड़ देती है और लोहे को फौलाद बना देती है। अब ये दोस्तों आप पर निर्भर करता है कि इस मुश्किल हालात में आप लोहे की तरह फौलाद बनना चाहते हो या शीशे की तरह बिखरना चाहते हो। और दोस्तों मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मंच है ओनली एग्जाम फोकस का मंच, ये आपके साथ आपकी हर परिस्थिति में, आपके हर मुश्किल में दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ है। और यहाँ कोशिश की जाती है आपको बेहतर से बेहतर चीजें उपलब्ध कराने की। तो दोस्तों ये आप पर निर्भर करेगा कि आपका भविष्य कैसा हुआ, कल आपका कैसा होगा, ये आज आपके वर्तमान पर निर्भर करेगा। क्योंकि देखो, अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ पाते तो कम पढ़ो। वो कहते हैं कि अगर दौड़ नहीं पा रहे हो तो पैदल चलो, पैदल नहीं चल पा रहे हो तो मतलब आपके पास रेंगो। मतलब रेंगने का मतलब ये कि थोड़ा लिट लिट के चलो, अगर लिट के भी नहीं चल पा रहे हो तो रेंगो, लेकिन मतलब ये है कि चलते रहो, आप अपने लक्ष्य की ओर जो है बढ़ते रहो। 2-2 कदम की दूरी दोस्तों आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। क्योंकि कोई भी यात्रा होती है उसकी शुरुआत दोस्तों केवल 0 से होती है। 1000 मील की यात्रा भी जो है हमें शून्य से शुरू करनी पड़ती है। तो इसीलिए जो है आपकी तैयारी चाहे किसी भी लेवल की हो, लेकिन अगर आप आज भी स्टार्ट कर रहे हो तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो आज आप स्टार्ट कर रहे हो उसका जो अंत होगा वो आपकी सफलता के रूप में होगा। इसलिए दोस्तों आपको अच्छे से मेहनत करनी है, और हमारी भी कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर चीज मतलब जो है कोर्स उपलब्ध कराया जाए, और कोशिश की जाए आपको क्वालिटी जो है कंटेंट जो है प्रोवाइड कराने की, जिससे आप अपने एम में जो है सफल हो सको। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना जो आज की सीरीज है उसका पार्ट नंबर 7। और अगर आपको क्वेश्चनों के आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चनों के आंसर दे दिया करें। ठीक है। और दोस्तों हाँ, एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके जो है फायदे के लिए है, या ये कंटेंट आपके भविष्य में काम आने वाला है, और आपको लगता है कि कंटेंट की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, तो दोस्तों प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जो है ओनली एग्जाम फोकस, इसे आप सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। क्योंकि ये जो चैनल है ये न केवल आपके बल्कि आपके मित्रों के, आपके रिलेटिव के, सभी लोगों के जो है लक्ष्य प्राप्ति करने में एक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर।
तो देखो आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारत में किस स्थान पर, हाल ही में भारत में किस स्थान पर सबसे प्राचीन, देखो एक वर्ड है सबसे प्राचीन जीव जो डिकिन्सोनिया है आपके पास का जीवाश्म मिला है, कहाँ मिला है इनमें से, यानी कि किस स्थान पर जो है एक सबसे प्राचीन जीव जो है डिकिन्सोनिया का जीवाश्म मिला है, यानी कि ये सबसे प्राचीन जो है इसका जीवाश्म जो है भारत के किस स्थान पे मिला है दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका इलाहाबाद, दूसरा हरियाणा का ये राखीगढ़ी जो स्थान है, और तीसरा पंजाब का रोपड़ स्थान है, और चौथा भीमबेटका की गुफाएं हैं जो मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों सबसे प्राचीन, जिन लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर दें। तो सबसे प्राचीन जीव जो आपके पास डिकिन्सोनिया है, इसका जो अवशेष मिला, जीवाश्म का मतलब होता है इसके अवशेष, ठीक है नी, वो भारत के किस स्थान पर मिला है, वो भारत के आपके पास भीमबेटका में मिला है जो मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका जो है ये पत्थरों की जो है यहाँ जो गुफा है वो अपनी चित्रकारी के लिए बहुत फेमस है, ठीक है नी। यहाँ पत्थरों की जो गुफा में पत्थर है उस पर चित्रकारी मतलब हुई है, बहुत ही एक जो है आकर्षक चित्रकारी है, और ये जो मानव के शुरुआती जीवन काल को बताती है, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि भारत के किस स्थान पर जो है सबसे प्राचीन जीव डिकिन्सोनिया का अवशेष मिला है, तो आपका आंसर होगा भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने, हाल ही में किसने देखो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता है 2021, यानी वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में जो है फोटोग्राफिंग के क्षेत्र में जो सबसे पूरे साल का जो अच्छा पुरस्कार होता है सबसे बड़ा, कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड जो है वो किसने जीता है। तो पहला ऑप्शन आपके पास रॉबर्ट इरविन, दूसरा स्टीव स्मिथ, तीसरा सोफी डिवाइन, और चौथा नोवाक जोकोविच। तो दोस्तों आपके पास इसका आंसर है रॉबर्ट इरविन। तो रॉबर्ट इरविन जो है ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है दोस्तों, और इन्हें जो है वर्ष का जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है। किस फोटो के लिए मिला इन्हें, तो इन्होंने जो है बुश फायर यानी जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी उसका इन्होंने जो है फोटो लिया है, तो उस फोटो के लिए जो है इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है, ठीक है नी। तो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लगी थी उसका इन्होंने फोटो लिया है, उस फोटो के लिए जो है इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है रॉबर्ट इरविन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही जो पैंगोंग सो है, ये एक झील का नाम है पैंगोंग सो झील, भारत के किस राज्य में, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में। तो दोस्तों अगर आपको ध्यान हो तो संतोष बाबू, कल हमने पढ़ा था, उन्हें महावीर चक्र दिया था राष्ट्रपति ने। तो जो संतोष बाबू की जो डेथ हुई थी वो लद्दाख में हुई थी, जब चीनी सेना और भारतीय सेना के मिड में जो है एक तनाव हो गया था, एक मतलब जो है मतलब फाइट हो गई थी। तो उसी क्षेत्र में जो है पैंगोंग सो है, जो पैंगोंग लेक है, और उस लेक पर भी काफी तनाव था भारत और चीन के मध्य। तो ये पूछा जा रहा है कि पैंगोंग सो जो है वो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में। तो दोस्तों ये भारत के जो है लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें है, आपको मेरी बातों से पता चल ही गया होगा। तो इस स्थान पर जो है चीनी सेना और भारतीय सेना के मध्य तनाव बना हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा एक मैं आपसे एक बात बताऊं कि जैसे मतलब क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में डिस्कस करने का जो मेन मकसद है दोस्तों वो यही है क्वेश्चनों को कि आपको याद कैसे रखा जाए, आपको क्वेश्चन से मतलब क्वेश्चन को आप कैसे याद रखो। तो जब हम
एक विकल्प मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में क्वेश्चन होता है तो हमारा ध्यान सीधा कहाँ जाता है, उत्तर पे जाता है। और जब हम हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से एक आपको करना था तो ये एग्जाम की भी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, तो ये एक मेन मोटिव है क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में डिस्कस करने का, और जो ऑप्शन है वो आपको याद कराने का जो हमारा प्रयास है कि वो याद कैसे हो। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन है ट्रोपैक्स 21। जिन लोगों को पता हो कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहे। ट्रोपैक्स 21 काफी चर्चा में रहा, यह निम्नलिखित में से क्या है? तो देखो पहला है एक बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है ट्रोपैक्स 21, या चीन का कोई ड्रोन है, या सैनिटाइजिंग की कोई मशीन है। अब तुमने देखा होगा कोरोना काल में हर जगह जो है सैनिटाइजिंग की जो है मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है नहीं, तो यह सैनिटाइजिंग की मशीन है, या ये भारतीय जो है नौसेना का युद्ध अभ्यास है। तो हमें ये देखना ट्रोपैक्स जो 21 है वो क्या है, कोई बैलिस्टिक मिसाइल है, या चीन का कोई ड्रोन है, या सैनिटाइजिंग की कोई मशीन है, या भारतीय नौसेना का युद्ध अभ्यास है। तो दोस्तों ट्रोपैक्स जो 21 है वो भारतीय नौसेना का जो है सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है, जो मतलब एक साल में 2 वर्ष में एक बार होता है। ये जो युद्ध अभ्यास है दोस्तों ये 2 वर्ष में एक बार होता है, ये आपको याद रखना है कि ट्रोपैक्स 21 क्या है, नौसेना का युद्ध अभ्यास है जो 2 वर्ष में एक बार होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फेमिना मिस इंडिया। फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों जिन लोगों को पता हो कमेंट करते हैं। और फेमिना मिस इंडिया जो 2020 का खिताब है वो आपके पास जो है मानसा वाराणसी ने जीता है। मानसा वाराणसी, और ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये दोस्तों जैसे नाम के आगे वाराणसी लिखा हुआ है तो आप ये मत सोचना वाराणसी से बिलोंग करती है। फेमिना मिस इंडिया 2020 ये मानसा वाराणसी ने जो है जीता है, और ये कहाँ की है? ये तेलंगाना से बिलोंग करती है। ये कहाँ की आपके पास? तेलंगाना की। ठीक है नी, तो अगर क्वेश्चन आए कि फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता, तो मानसा वाराणसी ने। कहाँ से बिलोंग करती है? ये तेलंगाना से बिलोंग करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पुनः शामिल हो चुका है? यानी पहले इसने इस परिषद को छोड़ दिया था, उसके बाद अब पुनः शामिल हो चुका है। तो दोस्तों ये आपके पास कौन सा देश है ऐसा? अमेरिका, उत्तर कोरिया, ईरान, फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास अमेरिका। पहले ये डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को जो है इस परिषद से, मानवाधिकार परिषद जो है इससे आउट कर लिया था अमेरिका को। लेकिन अब जैसे ही जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने जो है उन्हें जो है इस परिषद का भाग बनने की सहमति जताई है। ठीक है, अब बात आती है इस परिषद की। तो मैंने वैसे कल भी डिस्कस कराया था, इस परिषद की जो स्थापना है वो 2006 में हुई है, और ये परिषद क्या काम करती है? मानवाधिकारों के लिए काम करती है। यानी कि ये है मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है। ठीक है नहीं, तो ये मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है। और इस परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है आपके पास? स्विट्जरलैंड में। ये जो स्विट्जरलैंड जो देश है उसके अंदर ये जिनेवा है, और उसमें जो है इस परिषद का मुख्यालय है। आराम से पूछा जाए मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में। और कब स्थापित की? 2006 में। और इस हाल ही में किस देश ने जो है इसमें दोबारा शामिल होने की, मतलब पुनः शामिल होने की अपनी सहमति जताई है? तो अमेरिका। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय दलहन दिवस कब मनाया जाता है?
तो देखो अंतरराष्ट्रीय दलहन दिवस, कोई भी हम दिवस बनाते हैं तो जैसे दलहन दिवस है तो दाल को जो है पौष्टिक भोजन के रूप में जो है महत्व देने के लिए बनाया जाता है। कौन मनाता है आपके पास? ये आपके पास मनाता है संयुक्त राष्ट्र का जो आपके पास खाद्य एवं एग्रीकल्चर यानी कृषि संगठन, जिसे आप शॉर्ट में बोलते हो FAO, ठीक है नी। तो संयुक्त राष्ट्र का ये खाद्य और कृषि के विकास के लिए संगठन बना हुआ है। इसके द्वारा ये दलहन वर्ष जो है वो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। ये दोस्तों 10 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये संयुक्त राष्ट्र का जो है खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 फरवरी मनाया जाता है, ठीक है नी। ये आपको PDF में मिल जाएगी थी। और बाकी आगे बढ़ते हैं। आपके पास क्या है? हाल ही में, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आइंस्टीन तत्व की विशेषताओं, ठीक है नी, आइंस्टीनियम तत्व की विशेषताओं पर अध्ययन किया गया और इस तत्व का आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक क्या है? देखो अभी हाल ही में जो है आइंस्टीनियम तत्व की विशेषताओं पर अध्ययन किया गया है और आवर्त सारणी में जो है इसका परमाणु क्रमांक क्या है? तो दोस्तों इसका आवर्त सारणी में जो परमाणु क्रमांक है वो आपके पास 99 है। बस इतना ही याद रखना है कि अभी जो एक नया तत्व है आइंस्टीनियम, उसकी विशेषताओं के बारे में जो वर्णन किया गया है उसका जो परमाणु क्रमांक है वो 99 है। हाल ही में किस संस्थान द्वारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है? तो देखो आपके पास इसरो है, जाक्सा है, नासा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है उसे जो स्थापित किया गया है दोस्तों वो आपके पास किया गया है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ये एक जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप तो किस संस्थान ने जो है स्थापित किया है, तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, ठीक है नी। और ये जो मतलब आपके पास संस्थान है ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम करता है। और ये जो टेलीस्कोप है इसे कहाँ स्थापित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में एवं अफ्रीका में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो विश्व का सबसे बड़ा जो रेडियो टेलीस्कोप है उसे किस देश में स्थापित किया है, तो ऑस्ट्रेलिया में और अफ्रीका में। किस संस्थान द्वारा स्थापित किया है? तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। और ये क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम करता है। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सतत विकास सम्मेलन 2021 किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों विश्व सतत विकास जो सम्मेलन है 2021 इसे आयोजित किया गया आपके पास ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी टेरी के द्वारा, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, या इसे बोल देते हैं टाटा एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा जो है विश्व सतत विकास सम्मेलन 2021 की स्थापना की गई है, मतलब आयोजित किया गया सॉरी। और ये संस्थान का कहाँ है आपका? ये संस्थान आपका दिल्ली में है, दिल्ली में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 जो है किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है,
तो ये आपके पास आयोजित किया जाता है ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के द्वारा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और इसका ये कहाँ पे स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और ये टाटा ट्रस्ट का संस्थान है। इसे टाटा एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट भी बोल देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश के साथ जो है नालंदर बांध बनाने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों ये भारत सरकार द्वारा जो हाल ही में नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान, तो जिन लोगों को आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। और भारत सरकार ने ये जो निर्णय लिया है हाल ही में नालंदर बांध बनाने का, तो दोस्तों अफगानिस्तान के साथ लिया है। और ये जो बांध है, ये बांध काबुल, जो अफगानिस्तान की राजधानी है, काबुल की जल आपूर्ति में मदद करेगा। यानी काबुल की जो जल की आपूर्ति है उसमें जो है मदद करेगा। और दोस्तों अगर आपको याद हो तो एक और बांध है सलमा बांध, सलमा बांध। सलमा बांध जो है इसे भी 2016 में जो है भारत और अफगानिस्तान के मध्य डेवलप किया गया है सलमा बांध को। तो दो डैम आपको याद रखने हैं, नालंदर बांध ये भी अफगानिस्तान के साथ हमने मतलब निर्माण कर रहे हैं, और सलमा बांध को भी हमने अफगानिस्तान के साथ जो है निर्माण कर रहे हैं उसका भी। ठीक है, सलमा डैम का। ये दो बातें आपको याद रखनी है कि नालंदर बांध अफगानिस्तान के साथ, सलमा बांध दोनों अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया एनर्जी आउटलुक। इंडिया, देखो नाम क्या गया, इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो इंडिया एनर्जी आउटलुक जो है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय एनर्जी एजेंसी द्वारा, यानी इसे IEA बोलते हैं, IEA ये आपके पास होती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसके द्वारा ये इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2030 तक भारत जो है अमेरिका व चीन के बाद ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता होगा। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2030 तक जो है भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा बड़ा देश होगा ऊर्जा उपभोग के मामले में। अभी तक क्या भारत चौथे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे यूरोपीय संघ है, EU जिसे बोलते हैं। और कल ही इस टाइप का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था कल या परसों, जैसे परसों के लेक्चर में, कि भारत ऊर्जा उपभोक्ता के मामले में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो हमने वहां आंसर भारत बताया था, जबकि EU तीसरे स्थान पर है। लेकिन वहां विकल्पों में EU नहीं था, यूरोपीय संघ नहीं था विकल्पों में, इसलिए हमने वहां भारत को जो है बताया था। ठीक है नहीं, तो अगर EU आता है तो आप बताओगे, लेकिन 2030 तक ये उम्मीद की जा रही है कि भारत ऊर्जा उपभोग के मामले में तीसरे स्थान पर आ जाएगा। तो हमें पहले क्या याद रखना है इसमें, इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? अंतरराष्ट्रीय एनर्जी एजेंसी के द्वारा। और 2030 तक जो है भारत ऊर्जा उपभोग में जो है तीसरा स्थान प्राप्त कर लेगा। ठीक है, अभी चौथे स्थान। इतनी बातें याद रखें। ठीक है, अगर दोस्तों आपको मतलब अच्छा लग रहा है वीडियो और आपको लग रहा है कि ये आपकी नॉलेज में एडिशन हो रहा है कुछ, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और अपने रिलेटिव्स में भी शेयर कर दें वीडियो, जिससे उन लोगों को भी जो है इस चैनल के लाभ हो सके। ठीक है, और आप अपनी एनर्जी को जो अच्छे से मेंटेन करके रखो। और दोस्तों ये बात आप इस चीज़ को ध्यान में रख लेना कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है।
ये हमारे सोचने के नजरिए पर निर्भर करता है। अगर आपने मन की शक्ति को डेवलप कर लिया तो आप ये याद रखो कि लक्ष्य आपकी पहुंच से दूर नहीं होगा, क्योंकि मन की शक्ति इतनी प्रबल होती है, अगर उसे जगा लिया जाए तो हम कठिन से कठिन लक्ष्य को भी पा सकते हैं। इसलिए तो कहा जाता है दोस्तों, मन के जीते जीत है, मन के जीत हारे हार। तो अगर मन में आपने ठान लिया है तो आप कर लोगे, और मन में अगर आप निराशा भर रही है तो आप नहीं कर सकते। तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन में आप ये ठान लो कि मुझे करना है, और इसलिए मुझे जो है डेडिकेटेड रूप से जो है पढ़ाई करनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लखवाड़ परियोजना। ये जो क्वेश्चन बनाए गए हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, यानी कि काफी रिसर्च करने के बाद जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपके सामने बनाए गए हैं। कोशिश ये की गई है कि आप जब इन्हें पढ़ो तो आपको किसी अन्य सोर्स पर जाने की जरूरत ना पड़े, और एक बार अपना आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो मैं नहीं मानता किसी एग्जाम में जो है आप अपना 100% ना दे पाओ करंट जीके के मामले में। अगर करंट के क्वेश्चन आप कर लेते हो हर एग्जाम में, आज अब आने वाला जो मतलब एग्जाम का पैटर्न है, सभी एग्जामों में करंट का महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। तो जिस व्यक्ति के करंट के क्वेश्चन मतलब सही हो जाते हैं उसी के लिए जो है बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, लखवाड़ परियोजना किस नदी पर बनाना प्रस्तावित है। तो ये लखवाड़ परियोजना जो है दोस्तों, ये किस नदी पे बनाई जा रही है, ये आपके पास यमुना नदी पर बनाई जा रही है। कहाँ? देहरादून में। ये देहरादून के पास। देहरादून के पास जो है यमुना नदी पर लखवाड़ परियोजना बनाई जा रही है। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना कि लखवाड़ परियोजना किस नदी पे है। तो यमुना नदी पे, कहाँ है? देहरादून के पास, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किस प्रदेश सरकार द्वारा निमोनिया की रोकथाम के लिए सांस कार्यक्रम चलाया गया है? ठीक है नहीं, तो दोस्तों हाल ही में जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निमोनिया की रोकथाम के लिए जो है सांस कार्यक्रम चलाया गया है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि किस प्रदेश सरकार ने जो है निमोनिया की रोकथाम के लिए सांस कार्यक्रम शुरू किया है, तो वो आपके पास है मध्य प्रदेश। और देखो एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। यहाँ हमें काफी क्वेश्चन कराने होते हैं, इस वजह से हम हर चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन हमने दी हुई है, क्वेश्चन फिर उसके नीचे एक्सप्लेनेशन। तो कोशिश ये करनी है, और वैसे जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो सीधे वन लाइनर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर आपको डीपली पढ़ना है तो पीडीएफ में आप एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे, और यहाँ जो मैंने डिस्कस करने का तरीका है, ये क्वेश्चन और मैं आपको आंसर बताऊं, और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। तो किस प्रदेश मतलब सरकार द्वारा जो निमोनिया की रोकथाम के लिए सांस कार्यक्रम चला गया है? मध्य प्रदेश सरकार। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य द्वारा ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो दोस्तों हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है, और ये ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य है। लो यहां से, यह है प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य। अभी तक और किसी राज्य ने लागू नहीं करी, और इसने ही जो है ई विधानसभा, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से, जहां पेपर वर्क जो है अब सारा पेपर के मतलब जो विधानसभा है वहां कोई भी पेपर का काम नहीं हुआ करेगा, सब आपका जो है डिजिटल काम हुआ करेगा। ठीक है नहीं, तो ये ई विधानसभा उससे भी इसने लॉन्च किया है। ई विधानसभा को भी अब कैबिनेट की मीटिंग में भी कोई पेपर का काम नहीं है, सब कुछ जो है डिजिटल हुआ करेगा। तो ई कैबिनेट प्रणाली भी लागू करने वाला कौन सा पहला राज्य बना है? वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पूगा भूतापीय
बिजली परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो दोस्तों ये अपनी तरीके की जो है भूतापीय, ये पहली ऐसी भूतापीय परियोजना है, यानी कि पहली भूतापीय परियोजना है ये। और ये किस केंद्र शासित प्रदेश में है? ये आपके पास जो है ये आपका लद्दाख में है। जो पूगा भूतापीय परियोजना है, जो भारत की अपने आप में भूतापीय के मामले में पहली परियोजना है, वो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख में। तो बस आपको इतना याद रखना है कि भारत की पहली भूतापीय परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख में। ठीक है, कहाँ है लद्दाख में? पूगा एक मतलब गांव है वहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय को किया गया है? देखो, एशिया पर्यावरण यानी एशिया में पर्यावरण के लिए कुछ बेहतर काम करने के लिए पुरस्कार दिया गया है यूनाइटेड नेशन की ओर से। किसे दिया गया है? अजय मल्होत्रा, जयंती घोष, किरण आहूजा और सस्मिता लेंका को। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के एशिया परिवर्तन पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो सम्मानित किया गया है सस्मिता लेंका से। ठीक है, एशिया में जो पर्यावरण के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए इन्हें जो सम्मान दिया गया है। केवल आपको इतना याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के एशिया परिवर्तन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सस्मिता लेंका को। ठीक है नहीं, देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, अगर आप एक बार कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। और ये आप ध्यान रख लेना कि कहीं भी किसी भी एग्जाम में आप मार नहीं खाने वाले हो। बस आपको डेडिकेटेड रूप से हर वीडियो को पूरा देखना है। बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं कि वीडियो देखा और लगा होना है कि यार ये तो पेपर पर लिखे हुए पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, ये गलत मेंटेलिटी है। पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी चीजें, लेकिन जो यहाँ मैं समझाता हूँ बहुत सारी चीजें मौखिक बोलता हूँ वो आपको नहीं मिल पाएगी। और यहाँ जो मेन जो क्वेश्चन में मतलब वर्ड होते हैं उन्हें आप नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन वीडियो को आप एक बार देख लोगे तो वो आपके अच्छे से याद हो जाएगा, वो आपकी नॉलेज में, क्योंकि जो देखी गई चीजें होती हैं वो हमारे दिमाग पे ज्यादा असर डालती हैं। तो अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगे तो वो आपके जो नॉलेज में ऐड करेगा नॉलेज को। ठीक है, पीडीएफ को केवल इस वजह से है कि आप जब एक बार वीडियो देख लो उसके बाद वो रिवीजन करने के लिए है। उसका मकसद ये नहीं है कि पीडीएफ मिल गया और काम खत्म हो गया। आप उसका मकसद ये है कि आपने यहाँ पढ़ा अच्छे से 1 घंटा, उसके बाद आपने रिवीजन करना है बात को। पढ़ने के बाद जब यहाँ से वीडियो पढ़ लिया उसके बाद रिवीजन पीडीएफ से होता है, बार बार रिवीजन, तो आपकी कंटेस्ट हो जाएगी चीज, अच्छे से याद हो जाएगी। सही है नहीं? तो कोशिश करें वीडियो को पूरा देखने की। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहें और शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों को, ग्रुप में अपने जो भी पढ़ाई लिखाई की ग्रुप उसमें भी आप शेयर कर दें। ठीक है नहीं, अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीटी मॉडल के प्रारूप के आधार पर भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की गई है? देखो आपके पास सार्वजनिक निजी भागीदारी क्या होता है, उसमें सरकार का भी इन्वेस्टमेंट रहता है और जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं या कोई उद्योगपति है उसका भी इन्वेस्टमेंट रहता है। तो उसे बोलते हैं सार्वजनिक और निजी भागीदारी। ठीक है, तो अभी जो है भारत के किस राज्य में जो है जो सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत जो है भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की गई है? तो दोस्तों इस भारतीय कौशल संस्थान की जो स्थापना की गई है अभी वो आपके पास गुजरात में की गई, पीपीपी मॉडल पर। इसमें जो है गुजरात मतलब टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर यह संस्थान स्थापित किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर यह संस्थान स्थापित किया जाएगा। इस वजह से इस संस्थान को कहा जा रहा होता है कि ये जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित संस्थान। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सार्वजनिक और निजी भागीदारी पर आधारित भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, तो गुजरात में।
इसके साथ मिलकर टाटा ट्रस्ट के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े ऑफशोर का मतलब होता है अपतटीय विंड फॉर्म यानी कि जो पवन ऊर्जा फॉर्म है उसकी स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। यानी किस कौन सा ऐसा देश है दुनिया का सबसे बड़ा जो है विंड फॉर्म बना रहा है, यानी अपतटीय का मतलब बिल्कुल तट के पास। ऑफशोर विंड फॉर्म की स्थापना कौन सा ऐसा देश है जिस दुनिया का सबसे बड़ा जो है ऑफशोर विंड फॉर्म बना रहा है? तो आपके पास कौन सा है? वो आपके पास अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या दक्षिण कोरिया, इनमें से कोई एक है, बताओ जल्दी से आप। अगर आपको पता हो तो कमेंट करते हैं। देखो दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑफशोर विंड फॉर्म है वो आपके पास वो दक्षिण कोरिया बना रहा है, और ये मतलब वायु से हवा को यहाँ प्रोड्यूस किया जाएगा, और कितने आपके पास 8.2 मेगावाट इतनी जो है यहाँ से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा। जो दुनिया का सबसे बड़ा जो है ऑफशोर विंड फॉर्म की स्थापना की जा रही, कहाँ? दक्षिण कोरिया में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत की किस फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए भेजा गया था? यानी कि ऑस्कर जीत नहीं पाई, पहले ही बाहर हो गई, लेकिन किस फिल्म को नामित किया गया था? जल्लीकट्टू, बिट्टू या नटखट या इनटू द डार्कनेस? तो आपके पास जो है भारत की ओर से जो फिल्म को नामित किया गया था ऑस्कर के लिए, वो किया गया था आपके पास जल्लीकट्टू को। ये मलयालम भाषा में जो है फिल्म है। मलयालम भाषा जो होती है आपके पास उसमें ये फिल्म है। और आपके पास जो इनटू द डार्कनेस जो है, इसे जो है गोवा में जो 91 राष्ट्रीय पुरस्कार हुए थे गोवा में, वहां से इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। ठीक है, नहीं बेस्ट ही मैंने कराया क्वेश्चन, फिल्म को अवार्ड मिला, ये भी आप याद रखना, पीकॉक अवार्ड जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, नहीं तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की किस फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए नामित किया गया था, तो जल्लीकट्टू को, एक मलयालम फिल्म है ये, और उसके बाद जो है और ये जो इनटू द डार्कनेस है, इसे जो है 51 में जो गोवा में राष्ट्रीय पुरस्कार हुए थे वहां सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा Cas9 ये क्या है? तो देखो क्लस्टरेट रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट प्लिंड्रोमिक रिपीट्स, इसकी फुल फॉर्म है आपके पास CRISPR-Cas9 की। ठीक है, नहीं क्रिस्पर की खासकर। क्रिस्पर जो है दोस्तों ये डीएनए का भाग होता है, और Cas9 जो होता है ये एक एंजाइम है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है जीन को एडिटिंग करना, यानी हमारे डीएनए को एडिटिंग करना। अगर मान लो सपोज करो आपको कोई अनुवांशिक बीमारी है, तो जो डीएनए जिस डीएनए के कारण डीएनए के पार्ट के कारण वो बीमारी है, तो ये Cas9 क्या काम करेगा? ये एंजाइम उतने डीएनए को काट देगा। तो CRISPR-Cas9 के द्वारा क्या किया जाता है कि मनुष्य के बॉडी में जो है डीएनए में किसी भी आंशिक बीमारी को ठीक करने के लिए या कुछ भी आंशिक परिवर्तन करने के लिए जीन को ऐड किया जाता है या काटा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए Cas9 क्या है, तो Cas9 एक एंजाइम है। ये तो एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, और ये आपका जो है ये डीएनए का पार्ट है। एक मिनट रुको, ये Cas9 जो है ये डीएनए का भाग है, और ये एक एंजाइम है। काम क्या है इनका? जीन को एडिटिंग करना, यानी कि जीन को काटना या जोड़ना। तो अगर पूछा जाए चर्चा में ये रहा Cas9,
तो क्रिस्पर कैसन ये क्या है, इसका मतलब है यह है एक जीन एडिटिंग तकनीक है, यानी जीन को इसके द्वारा हटाया जा सकता है और जोड़ा भी जा सकता है। कैस9 क्या है, कैस9 एक एंजाइम है और क्रिस्पर जो है डीएनए का ही भाग होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कैस9 क्या है, तो विकल्प हो तो एक एंजाइम है, और क्रिस्पर कैस9 है तो ये एक तकनीक है जो डीएनए में जो है जीन को ऐड करने की या हटाने की। ठीक है, इतना आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट काफी चर्चा में रहा। ये किस देश का अंतरिक्ष यान है? जो तियानवेन अंतरिक्ष यान है दोस्तों, ये चाइना का अंतरिक्ष यान है, और ये हाल ही में चर्चा में जो रहा इसलिए रहा क्योंकि इसने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है। अभी हाल ही में ये इसने जो है मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है, इसलिए चर्चा में रहा। किस देश का यान है? तियानवेन फर्स्ट जो है ये चाइना का अंतरिक्ष यान है। ठीक है, नहीं सेट मतलब इसका अंतरिक्ष यान है चाइना का, और ये मंगल ग्रह के अभी छोड़ा गया और मंगल ग्रह की जो है कक्षा में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में प्रौद्योगिकी सूचना एवं पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद, यानी कि जो प्रौद्योगिकी सूचना एवं अनुमान मूल्यांकन परिषद जो है दोस्तों, उसने अभी जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को श्रमिकों से जोड़ने के लिए, यानी कि इस संस्था ने क्या काम किया है, प्रौद्योगिकी सूचना और अनुमान मूल्यांकन परिषद ने, जैसी छोटे जो ये उद्यम है, सूक्ष्म लघु और मध्यम टाइप की जो ये इंडस्ट्री होती है, उसमें उसकी डिमांड के हिसाब से श्रमिकों को उनसे जोड़ने के लिए अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? तो देखो दोस्तों, उस पोर्टल का नाम आपके पास सक्षम पोर्टल। ठीक है, नहीं सक्षम पोर्टल का मतलब श्रमिक शक्ति पोर्टल, इसका मतलब है श्रमिक शक्ति पोर्टल। ये पोर्टल क्या काम करेगा, जो इंडस्ट्री की डिमांड है कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है काम करने के लिए, तो उस डिमांड के अनुरूप जो है जो उसकी डिमांड है कि हमें ऐसे लोग चाहिए, मान लो सपोज करो उसकी डिमांड है कि हमें पोलोटेक्निक लोग चाहिए, तो ये क्या काम करेगा, जो लोग पोलोटेक्निक हैं और वो बेरोजगार हैं तो उन्हें इन कंपनी से जोड़ देगा, और कंपनी वाले फिर उन लोगों में से उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे जितनी जो है उन लोगों को काम कराने के लिए आवश्यकता है। मान लो उन्हें 20 लोग चाहिए तो 20 लोग वहां से कॉन्टैक्ट मतलब कर लेंगे उन लोगों से और जॉब पर रख लेंगे। तो ये पोर्टल यही काम करेगा, इंडस्ट्री को श्रमिकों को मतलब जैसी इंडस्ट्री की मांग है उसी के अनुरूप जो है क्वालिफाइड श्रमिकों को जो है जोड़ेगा आपस में। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रौद्योगिकी सूचना और पूर्वानुमान मूल्यांकन परिषद द्वारा। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है, ये पोर्टल सक्षम पोर्टल इंडस्ट्री में जो डिमांड है और जो श्रमिकों की क्वालिफिकेशन है दोनों को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में एग्जिम बैंक ने किस देश को के ग्रेट मेले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए $400 मिलियन देने की स्वीकृति दी है? तो दोस्तों अभी एग्जिम बैंक ने जो है वो मालदीव को जो है $400 मिलियन देने की स्वीकृति प्राप्त की है। उसके किस प्रोजेक्ट के लिए? ग्रेट मेले कनेक्टिविटी। ये एग्जिम बैंक क्या होता है अभी? ये एग्जिम बैंक जो दोस्तों, एग्जिम बैंक का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैंक, इसका काम क्या रहता है? इसका काम ये रहता है कि भारत में जिन चीजों की आवश्यकता है तो उन्हें तो ये इंपोर्ट कराने के लिए, यानी कि खासकर ये भारत से निर्यात कराने के लिए, मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य है भारत से निर्यात को
बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य भारत से निर्यात को बढ़ावा देना। ये क्या काम करेगी दोस्तों, जैसे कोई व्यापारी है वो भारत से सामान खरीदना चाहता है और अपने देश से जाना चाहता है, तो ये बैंक उसे ऋण दे देगी, ये बैंक उसे ऋण दे देगी कि ठीक है भारत का आप ये सामान लीजिए और अपने देश में ले जाके बेचिए। और जो भारत में जिस सामान की कमी है तो उसे दूसरे देशों से मंगाने के लिए तो यहाँ के जो व्यापारी हैं उन्हें ऋण देगी कि भारत में जिस सामान की कमी है। और जो भारत से एक्सपोर्ट होना है तो जो व्यापारी भारत से सामान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या विदेशी व्यापारी भारत से खरीद रहे हैं तो ये ऋण देती है। इसका मतलब ये है सीधा कि भारत से एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट किया जाए। तो इसी बैंक ने अभी जो है ग्रेट मेले कनेक्टिविटी के लिए जो है मालदीव को जो है $400 मिलियन की जो है मदद देने की स्वीकृति प्रदान की है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जिम बैंक क्या होती है, कि भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, ठीक है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक नाम है इसका। और मालदीव को जो है इतने ग्रेट मेले कनेक्टिविटी के लिए $400 मिलियन की जो मदद है वो देने की स्वीकृति प्रदान की है। बस इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है आपका 13 फरवरी को। और जो इसकी थीम है, इसकी थीम है नया विश्व, नया विश्व, नया रेडियो, ये इसकी थीम है। और ये 13 फरवरी को मनाया था विश्व रेडियो दिवस। आगे बढ़ते हैं, नहीं याद रखना वैसे। हाल ही में विपक्ष के नेता के रूप में कहा राज्यसभा में, राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कांग्रेस ने किसका नाम राज्यसभा के चेयरमैन को सौंपा? तो देखो राज्यसभा के चेयरमैन को नाम तो जब भी सौंपेंगे जब राज्यसभा में होगा विपक्ष का नेता। तो हम क्वेश्चन को ऐसा पढ़ सकते हैं, हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कांग्रेस ने किस व्यक्ति का नाम राज्यसभा के चेयरमैन को सौंपा? तो दोस्तों अब राज्यसभा में जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता होंगे वो होंगे आपके पास मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन को खड़गे हैं, वो अब राज्यसभा में जो है कांग्रेस के जो है विपक्ष के नेता होंगे, ठीक है। और ये जो अधीर रंजन चौधरी हैं ये लोकसभा में कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं। ये लोकसभा में कांग्रेस के विपक्ष के नेता है। और राज्यसभा में कौन होंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे। ये आपको याद रखना कि लोकसभा में इस समय कौन है? अधीर रंजन चौधरी। और राज्यसभा में अभी तक गुलाम नबी आजाद थे, उनके अब रिटायर होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता बनेंगे राज्यसभा में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस में से किस महिला को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो सरोजनी नायडू को जो है सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि सरोजनी नायडू जो है उनका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और ये यूपी की पहली राज्यपाल भी थी, यूपी की पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए जो है 2014 से जो है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा हुई। और ये इनकी 135वीं जयंती पर की गई, यानी इनकी 135वीं जयंती 2014 में 13 फरवरी को, उस समय जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की। क्यों? क्योंकि इन्हें सम्मान देने के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में जो इनका योगदान रहा उसमें सम्मान देने के लिए ये राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, ये याद रखें। और ये यूपी की पहली राज्यपाल भी रही, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, अमेजन इंडिया ने भारत, जो अमेजन आप खरीदते हो इसकी वेबसाइट पर जाकर सामान को, उसकी जो भारत में इकाई है उसने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं उनके मैन्युफैक्चर के लिए
एक संयंत्र मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यूनिट आया है या इकाई स्थापित करने की घोषणा की है। तो अमेजन इंडिया ने जो भारत के किस शहर में जो है वो अपनी एक फैक्ट्री लगा रही है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रोडक्शन करेगी। तो किस शहर में की है? बेंगलुरु में, दिल्ली में, नोएडा में, चेन्नई में। तो दोस्तों अमेजन इंडिया ने जो है वो चेन्नई में जो है अपनी फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का मैन्युफैक्चर करेगी। ठीक है, इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किया गया युद्धाभ्यास अमन 2021, ये किस देश का युद्धाभ्यास है? अमन 2021 भारत का, सऊदी अरब का, ईरान का, पाकिस्तान का। दोस्तों कभी कभी हमें कुछ चीजें ऐसी भी याद रखनी होती हैं कि थोड़ी अलग हटके होती हैं। अगर मैं कहने लगूं पाकिस्तान का युद्धाभ्यास है ये, तो आपके मन में आएगा यार पाकिस्तान का हम क्यों याद रखें, लेकिन कभी कभी रखना पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है। वहाँ चल रही हर एक्टिविटी जो है हमारे लिए वो भी एक जीके का सोर्स है। ठीक है, तो अभी जो युद्धाभ्यास अमन 2021 है वो पाकिस्तान द्वारा जो है ये किया गया है। कहाँ किया गया है? कि भारत का जो राजस्थान का मतलब मरुस्थल वाला बॉर्डर है वहां पर। ठीक है, कोई पूछे अमन युद्धाभ्यास 2021 किस देश में मतलब किया है? भी पाकिस्तान में। ठीक है, और कहाँ किया है? कि मरुस्थल वाला जो क्षेत्र राजस्थान से जो सीमा लगी है पाकिस्तान की, वहां पर किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों को किफायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ कैंटीन योजना, क्वेश्चन यही बनेगा माँ कैंटीन योजना किस राज्य में चल रही है? ठीक है नहीं, तो दोस्तों माँ कैंटीन योजना जो है वो आपके पास अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है शुरू की थी, ममता दीदी ने। इसमें क्या होगा? इसमें गरीब को 5 रुपए में जो है भरपेट भोजन दिया जाएगा, यानी एक थाली चावल भी होंगे, उसमें दाल होगी, सब्जी होगी और चपाती होंगी। तो ये 5 रुपए में उपलब्ध होगा। तो इसलिए जो है माँ कैंटीन योजना बंगाल सरकार ने शुरू करी है, जिससे गरीबों को जो है 5 रुपए में भोजन उपलब्ध हो सके। ठीक है, थोड़ा देखो मैं थोड़ा जल्दी थोड़ा स्पीड में इसलिए चलते हैं क्योंकि काफी क्वेश्चन डिस्कस कराने हैं और इनकी पीडीएफ में सारा एक्सप्लेनेशन है। तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपको अंडरलाइन करके बता देता हूँ, क्या याद रखना है और आंसर। अगर आप सारे वीडियो को अच्छे से ऐसे सुन लोगे तो चीजें आपके मतलब कंठस्थ हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, और उसके बाद फिर पीडीएफ से बार बार उसका रिविजन करना है, तो कोई भी क्वेश्चन आपके नॉलेज से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, आपको लग रहा है कि बेहतर आपके लिए प्लेटफॉर्म है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक शेयर भी करते हैं वीडियो को। चलो ये देखो आने वाला था और मैंने बोल पे दिया। यूट्यूब पे आप जाइए, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल जाइए, यहाँ से पीडीएफ मिल जाएंगी, यहाँ से पढ़ोगे आप अच्छे से वीडियो को, पूरे वीडियो को। उसके बाद जो चीज़ें क्लियर होंगी, आपकी समझ विकसित होगी, उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करोगे और पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद उसका रिवीजन करते रहना है। और फेसबुक पर ये वीडियो नहीं चल रहे हैं और बाकी वीडियो फेसबुक पर भी चल रहे हैं। ठीक है, तो फेसबुक में आप जो है वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, जिससे दोस्तों में और रिलेटिव में, जिससे उन लोगों को भी इस मंच का फायदा मिल सके तैयारी में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी बैंकों को मजबूत बनाने के उपाय हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई है? यानी जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, तो शहरों में जो सहकारी बैंक हैं उनमें भी कई सारे फ्रॉड देखे गए थे, करप्शन देखा गया था। तो अभी ऐसी बैंकों को मजबूत करने के लिए आरबीआई ने क्या काम करा है? एक समिति बनाई है। उस समिति का अध्यक्ष किसने बनाया दोस्तों? उस समिति का अध्यक्ष बनाया आपके पास एनएस विश्वनाथन को। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ने जो सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए समिति बनाई है, उसके अध्यक्ष है एनएस विश्वनाथन। और ये जो पंकज मित्तल हैं, मैंने आपको बताया था, ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये जो विजय सांपला आपके पास, ये जो मैंने आपको बताए थे अनुसूचित
जनजाति आयोग के अध्यक्ष। और ये जो एस के विश्वनाथन है, ये भी मैंने बता दिया आपको, सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए जो समिति बनाई उसके अध्यक्ष हैं। और ये जो एस एन सुब्रमण्यम है, ये भारतीय राष्ट्रीय जो परिषद है, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं ये एस एन सुब्रमण्यम। और एस एन विश्वनाथ जो है सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने के लिए जो समिति है उसके जो है अध्यक्ष हैं। पंकज मित्तल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और विजय सांपला जो है अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। ये आपको चारों याद रखनी है, चारों महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति जो सलाह देती है का चेयरमैन चुना गया? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की जो सलाहकार समिति है उसका चेयरमैन जो है अभी चुना गया अजय मल्होत्रा को। ठीक है, अजय मल्होत्रा जो है वो ऐसे पहले भारतीय हैं, ऐसे पहले भारतीय हैं ये जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार समिति का चेयरमैन चुना गया है। तो याद रखना है अजय मल्होत्रा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस समुद्री पड़ोसी देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये पहले भी जहां तक हमने क्वेश्चन डिस्कस कराया, लेकिन फिर तो कोई नहीं। जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, यानी कि व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता क्या होता है दोस्तों? ये दो देशों के मध्य समझौता होता है, दो ज्यादा के भी मध्य होता है। तो इसमें क्या होता है, जो व्यापार होता है उस पर या तो आयकर को कम कर दिया जाता है या घटा दिया जाता है, बिल्कुल मतलब जीरो कर दिया जाता है, मतलब ट्रेड को अच्छा करने के लिए। यानी कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस पर मतलब टैक्स को घटाया जाता है। ठीक है, इसे। लेकिन कुछ देशों में ऐसा होता है कि अब जैसे ये जो समझौता है भारत सरकार ने किसके साथ किया है, ये क्या आपके पास मॉरिशस के साथ। तो भारत सरकार ने क्या काम किया है कि मॉरिशस में जो बने हुए प्रोडक्ट हैं, यहां बने प्रोडक्ट पर ही आयात शुल्क कम होगा या शून्य होगा। यानी समझौते में क्या होता है कि जो मॉरिशस में बने प्रोडक्ट हैं वहीं पे जो है आयात शुल्क जो है उन्हीं पे है, केवल जो मॉरिशस में बन रहे हैं केवल उन्हीं पर आयात शुल्क कम होगा या शून्य होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब चाइना, जैसे अब देखो चीन क्या काम करता था, चाइना अपना माल यहाँ से यहाँ पहुंचाएगा, उसे पता है डायरेक्ट भारत में पहुंचाएंगे तो भारत टैक्स लगाएगा ज्यादा, तो यहाँ से यहाँ पहुंचाएगा, फिर यहाँ से पहुंचाता था फिर कहाँ, भारत में, यहाँ से फिर ये भारत में पहुंचाता था, इंडिया में। तो देखो नाम तो मॉरिशस का होता था कि मॉरिशस का सामान आ रहा है, लेकिन आता किसका था, चाइना का। तब भारत ने जो ये समझौता करा उस टाइम भारत ने कहा नहीं भाई आप बनाओगे तो हम उसे लेंगे कम टैक्स पे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि चाइना से यहाँ आएगा और फिर यहाँ से यहाँ आए। तो भारत ने जो है मॉरिशस से समझौता कर लिया है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत ने अभी किस पड़ोसी समुद्री देश के साथ इस टाइप का समझौता किया है, वो है मॉरिशस। आगे बढ़ेंगे आपके पास, हाल ही में ओडिशा के राउरकेला में राउरकेला में देश के सबसे बड़े, ये क्रिकेट नहीं है, ये देश के सबसे बड़े हॉकी है, सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी गई ओडिशा के राउरकेला में। इस स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? देखो दोस्तों, पहले हमें क्वेश्चन में ये याद रखना है कि ओडिशा के राउरकेला में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना है, पहली चीज तो याद रखनी। दूसरी चीज देखो, मैं आपसे बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन के अंदर हम कई सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करा देते हैं, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो डिस्कस करा ही देते हैं।
तो ओडिशा के राउरकेला में जो है सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना है, और किस व्यक्ति के नाम पे बना है? आपके पास बिरसा मुंडा के। और बिरसा मुंडा जो है दोस्तों एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और ये जो है मुंडा विद्रोह जो था, जो मुंडा विद्रोह था झारखंड में और थोड़ा सा उड़ीसा के पार्ट में नेता थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक विद्रोह किया था जिसे मुंडा विद्रोह कहा जाता है। उसके नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और इन्हीं के नाम पर जो है उड़ीसा के राउरकेला में जो है सबसे बड़ा, जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, उसका नाम रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। और देखो सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ है? वो आपके पास सबसे बड़ा जो अभी चर्चा में आया था, सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है ये क्या है? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जो है आंसर कर दें। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? ये आपके पास अहमदाबाद में, अहमदाबाद के मोटेरा में। ये और ये कहाँ है आपके पास? गुजरात में। अहमदाबाद भी गुजरात में है और ये अहमदाबाद के मोटेरा में है। तो सब देश का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, गुजरात के अहमदाबाद में, मोटेरा में। ठीक है, और इसने किस स्टेडियम को पीछे छोड़ा अभी? यानी कि इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है आपका? मेलबर्न, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। और ये कहाँ है आपका? मेलबर्न, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो पूरे मतलब विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है दर्शकों की क्षमता के अनुसार? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। और दूसरा कौन सा है? मेलबर्न, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। और उड़ीसा में कौन सा सबसे देश का बड़ा हॉकी स्टेडियम? मुंडा हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? उड़ीसा के राउरकेला। ये बातें आपको याद रखनी है। 3 क्वेश्चन मैंने इसके अंदर आपको डिस्कस करा दिए। सही है, और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वजह से इस जो सीरीज चल रही है, अगर आपने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से वीडियो को पढ़ा है पूरा और समझा है चीजों को, तो पीडीएफ में जो उससे रिवीजन किया है, तो दोस्तों ये मान के चलो आप करंट जीके के अंदर बहुत अच्छा करने वाले हैं। बस आपको पूरी लगन के साथ पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 जुड़ी हुई झील हैं, एक तो सोपुक, सो और सोकर। ये आर्द्रभूमि की सूची में जो है डाला गया इन्हें। आर्द्रभूमि दोस्तों वो होती हैं जहाँ पे पानी भी होता है, थोड़ा दलदली होती है। ठीक है, तो अभी 2 झील जो है ये इस्तारता सोपुक, सो और सोकर, इन्हें आर्द्रभूमि की सूची में डाला है। ये कहाँ पर है? ये भारत के क्षेत्र में है, केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों ये भारत के लद्दाख में है दोनों झीलें, इस्तार सापुक और सोकर। और अभी जो है इन्हें आर्द्रभूमि की सूची में डाला गया है। तो इससे जो है भारत में कुल आर्द्रभूमि की संख्या कितनी हो गई है? 42, जो दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। दोस्तों दक्षिण एशिया की बात होती है तो इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे, श्रीलंका, तो ये सारे देश आ जाते हैं। ठीक है, ये लगातार थोड़ा लगातार बोलते हैं तो खांसी उठ जाती है उससे। तो भारत में अब कुल कितनी आर्द्रभूमि हो गई? 42। और कौन सी 2? इस्तार सपुक और सोकर, ये 2 झीलें जो हैं और ऐड की गई हैं तो 42 हो गई। और कहाँ गए? ये लद्दाख में। दोस्तों हम पूरे डेडिकेशन के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं।
ऐसी सिचुएशन में भी तुम लोगों के लिए पूरा जो है कंटेंट पे मेहनत की जा रही है। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को पूरा आप देखो, अच्छे से समझो, तुम्हारी ही भलाई है उसमें, और बात को पीडीएफ से रिवीजन करो। तो बस, और अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी को जो है एक रामसर ये स्थान है, रामसर कहाँ? ईरान में। तो यहाँ रामसर जो है कन्वेंशन, उसकी नींव पड़ी थी 2 फरवरी को, ठीक है नी, रामसर कन्वेंशन की। कहाँ है रामसर? कहाँ है? ईरान में एक स्थान है। यहाँ पर जो है 2 फरवरी को आर्द्र भूमि के लिए रामसर कन्वेंशन किसके लिए फेमस है? आर्द्र भूमि की सुरक्षा के लिए। तो आर्द्र भूमि की सुरक्षा के लिए रामसर कन्वेंशन है। तो 2 फरवरी को जो है 2 फरवरी 1975 को यहाँ पे एक जो है कन्वेंशन बनाया गया था, जिसे कहा था रामसर कन्वेंशन, आर्द्र भूमि की सुरक्षा के लिए। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है हर बार 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और ये रामसर कन्वेंशन कहाँ है? ईरान में है, ठीक है, इतना आपको याद रखें। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट दोस्तों में कौन सा राज्य न्याय उपलब्ध कराने में नंबर 1 रहा, शीर्ष पर रहा? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट दोस्तों किसके द्वारा जारी की जाती है? ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा, टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की जाती है। और इसमें जो है मतलब जो जस्टिस उपलब्ध कराने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ये रहा महाराष्ट्र, और ये लगातार दूसरी बार रहा है। तो महाराष्ट्र, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? टाटा ट्रस्ट के द्वारा, और लगातार दूसरी बार ये महाराष्ट्र जो है न्याय उपलब्ध कराने में नंबर 1 रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 को किस राज्य ने जीता? तो दोस्तों जो ये T20 ट्रॉफी है, घरेलू ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसे तमिलनाडु ने जीता है। और किसे हराया? बड़ौदा को। ये आपके पास जो है बड़ौदा को हराया है 7 विकेट से। और इसके कप्तान कौन थे? तमिलनाडु के कप्तान दिनेश कार्तिक। तो अगर आपसे पूछा जाए सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीती, तो ये आपकी जीती है तमिलनाडु ने। किस हराया? बड़ौदा को, बड़ौदा है। बड़ौदा को, और कितने विकेट से? 7। और कप्तान कौन थे इसके? दिनेश कार्तिक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश में सैन्य शासन के तहत आपातकाल लगाया गया? तो दोस्तों ये सैन्य शासन के तहत जो इमरजेंसी लगी है भारत का जो पड़ोसी देश है म्यांमार, उसमें लगी है। बस इतना ही आपको याद रखना है। और यहाँ की जो प्रसिद्ध नेता हैं सूकी, इनका नाम है सूकी, में जो यहाँ की नाम है, एक वहां की प्रसिद्ध नेता है, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और यहाँ 1 साल के लिए आपातकाल लगा दिया गया। आगे बढ़ेंगे। देश का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में विकसित किया गया? तो दोस्तों देश का पहला जो जेंडर पार्क है वो केरल में विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों लैंगिक समानता दिखाना है, यानी लैंगिक समानता के जो है संदर्भ में जो है ये देश में जो केरल में पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भगीरथ मिशन के अंतर्गत किस राज्य के प्रत्येक घर में नल कनेक्शन से जल पहुंचाने में सफलता हासिल की? यानी भगीरथ मिशन के तहत किस राज्य ने हर घर नल से पानी पहुंचाने में जो है सफलता हासिल की? दोस्तों वो आपके पास है तेलंगाना। और इससे पहले जो है पहला कौन सा है?
गोवा, गोवा भी ऐसा कर चुका है, लेकिन भगीरथ मिशन के तहत तेलंगाना ने किया है। गोवा भी कर चुका है। और भारत सरकार जो है 2024 तक, भारत सरकार भी 2024 तक भारत सरकार भी हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये याद रखना, डेट लक्ष्य रखा है, ये डेट याद रखनी है बस आपको। ये सरकार 2024 तक भारत सरकार ने भी जो है हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। और पहला राज्य गोवा है, दूसरा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के साथ पर्यावरण वर्ष लॉन्च किया? तो दोस्तों भारत सरकार ने जो है वो फ्रांस के साथ पर्यावरण जो है वर्ष लॉन्च किया है। ये क्या काम करेंगे? जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, नवीनीकरणीय ऊर्जा, इन सारी चीजों पर काम करेंगे। तो भारत सरकार ने किस देश के साथ पर्यावरण वर्ष लॉन्च किया है? फ्रांस के साथ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मोबाइल नेटवर्क कंपनी ने देश का पहला 5G रेडी नेटवर्क जो है प्रदर्शित किया? तो देश का पहला जो 5G का मतलब 5 जनरेशन, ठीक है, तो 5G नेटवर्क किसने किया है? आपके पास भारती एयरटेल ने, और इसका हैदराबाद में सफल परीक्षण किया और वहां लागू भी कर दिया। ठीक है नी, परीक्षण किया। ठीक है नी। अगर आप पूछा जाए आपसे कि 5G नेटवर्क जो है लागू करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? भारती एयरटेल। ठीक है, कहाँ किया है? हैदराबाद में। बस इतना याद रखना है आपको। देश का पहला 5G रेडी नेटवर्क जो है, 5G में 5G क्या है? जनरेशन को शो करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के किस शहर में मेट्रो में देश की पहली अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइजेशन की सुविधा की शुरुआत की? यानी भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहां पे मेट्रो को सैनिटाइज जो है अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों उस शहर का नाम है लखनऊ। तो लखनऊ मेट्रो में जो है अल्ट्रावायलेट किरणों से जो है सैनिटाइजेशन का काम किया जाता है। बस इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? तो दोस्तों एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप जो 2021 है उसका आयोजन कुवैत में किया गया है, और इसमें 22 एशियाई देशों ने भाग लिया। एशियाई देशों ने भाग लिया और 274 खिलाड़ियों ने। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 11 मेडल जीते। जिसमें 11 में जो है 4 तो गोल्ड हैं और 2 सिल्वर और 3 जो है वो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य। तो गोल्ड यानी कि ये स्वर्ण है, ये आपके पास जो है सिल्वर मेडल है, और ये ब्रॉन्ज, 3 जो है ब्रॉन्ज, कुल मिला के 11 जीते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी 5 है ये नहीं, ये 5 है। तो अगर आपसे पूछा जाए एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कुवैत में। कितने देशों ने भाग लिया? 22 ने। कितने खिलाड़ियों ने? 274 ने। भारत ने इस प्रतियोगिता में 11 मेडल जीते, उसमें से 2 में स्वर्ण, 4 स्वर्ण और 2 आपके पास सिल्वर और 5 आपके पास ब्रॉन्ज। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन जो है यहीं पे कंप्लीट होता है, और आप जो है पूरी मेहनत के साथ इस सेशन को, वीडियो को पूरी देखें। पूरे जो है हर क्लास को जो है पूरा देखना है यूट्यूब पे, तब आपको अच्छे समझ में आएगा, और फिर बात को PDF से प्रैक्टिस करते रहना है। और ये मेरी आपको एक प्रकार से जो है
गारंटी है कि एक बार आप अच्छे से कर लोगे पूरे वीडियो को देखकर, तो कहीं भी आपको भागने की जरूरत नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पे। ओनली एग्जाम फोकस ही आपके लिए आपकी सफलता का पाथ बनेगा। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, हमें मेहनत करनी पड़ती है। कि 4 लाइनें हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि वो पथिक क्या, पथिक की कार्य कुशलता क्या, जिसके पथ में बिखरे सूल ना हो, और वो नाविक क्या, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जिसकी नाव धाराओं के प्रतिकूल ना हो। यानी वो पथिक क्या, पथिक की कार्य कुशलता क्या, यानी हम उस व्यक्ति को कैसे अच्छा कहेंगे जब उसके पथ में सूल बिखरे हुए होंगे, यानी कांटे, उन कांटों से बच कर वो निकल जाए। ऐसी मुश्किलें हमारे पथ में क्या, कांटे हैं। और वो नाविक क्या, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यानी उस नाविक को हम अच्छे से नाविक कहेंगे जिसकी नाव अगर धाराओं के प्रतिकूल है तो भी वो अपनी नाव को जो है अपने मुकाम तक ले जाए। तो इसी टाइप से ये मुश्किलें हैं दोस्तों, बस हमें इनसे बच के इन पे विजय प्राप्त करके जो है अपने लक्ष्य तक पहुंचना है और लास्ट तक टिके रहना है। ठीक है, अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज जो टेलीग्राम पे लोग हैं वो यूट्यूब पे भी आएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छे से पूरा देखें। ठीक है, कल मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर आने के लिए।